बेरोजगारी दर 2024 सभी एग्जाम के लिए है, आरएस प्री से लेकर मेंस तक की। और ईओ की जो भर्ती परीक्षा थी, ईओ की जो भर्ती थी वो रद्द कर दी गई है। नए सिरे से वापस इसका एग्जाम होगा। 23 मार्च 2025 इसकी तारीख निर्धारित कर दी गई है। 23 मार्च 2025 को इसका एग्जाम होगा ईओ का। 23/3/2025 पिछली जब भर्ती हुई थी उस दौरान मैंने पूरा कोर्स यूट्यूब पे करवाया था। नगरपालिका अधिनियम 2009 एकदम कंप्लीट, उसमें 96 वीडियो है। इसके अलावा मैंने अपने ऐप पर भी इसका कोर्स लॉन्च किया था। फर्स्ट पेपर मतलब पूरा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान का जीके, इतिहास, कला, संस्कृति और नगरपालिका अधिनियम। और इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज भी है जिसमें 50 टेस्ट, 45 टेस्ट हैं, टोटल 45 टेस्ट हैं, कंप्लीट है पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, वो तो है ही है। और इस बार मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लाने जा रहा हूँ। टॉपिक वाइज टेस्ट लाने जा रहा हूँ जिसमें टॉपिक एक टेस्ट में 2 से 3 से 4 टॉपिक होंगे और लगभग 50 से 60 टेस्ट पेपर होंगे उसमें। टोटल 50 से 60, जिसमें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के टॉपिक होंगे। यानी जैसे एक टेस्ट ले लिया, एक टेस्ट में कोई एक भूगोल का टेस्ट टॉपिक ले लिया, एक राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति का ले लिया, एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का ले लिया और एक टॉपिक ले लिया नगरपालिका अधिनियम का। और ये पूरा का पूरा 50 से 60 बिल्कुल ईमानदारी के साथ। पिछली बार भी मैंने बड़ी ईमानदारी से, कई बच्चों ने इसको ज्वाइन भी किया था टेस्ट सीरीज को, ऑनलाइन भी मेरे से जुड़े हुए थे। कुछ बच्चों का उसमें ईओ में सिलेक्शन भी हुआ था, एग्जैक्ट मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट है जो राजसमंद से है, नीलेश आचार्य, वो मेरे से ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, यूट्यूब से भी देख रहा था और रेगुलर मेरे से बातचीत भी, फोन पे, मोबाइल पे बातचीत भी होती थी। उसका हुआ ये बड़ा, अब ईश्वर जो चाहता है वही होता है। जो भी हुआ, कुछ बच्चों के लिए ठीक हुआ है जो ये सोच रहे थे कि 1 नंबर से रह गया और नकल की वजह से मैं नहीं हो पाया, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से सिलेक्ट हुए उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है, एसआईटी ने डिसाइड किया है कि ये एग्जाम, उसमें नकल हुई है, और नकल तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नकल हुई है। केवल 111 पदों पर भर्ती हुई थी और उसमें भी बीकानेर और इसके आसपास संभाग क्षेत्र से 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अभी लेटेस्ट है। उसके बाद उससे पहले दस्तावेजों का प्रमाणीकरण हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें भी उनको लगा कि कुछ फर्जी डिग्रियां हैं, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो दोबारा वेरिफिकेशन हुआ और अंत में ये निर्णय लिया गया कि भर्ती में काफी कुछ धांधलियां हुई हैं, नकल हुई है और इसको कैंसिल कर दिया गया। इस बार पूरा एग्जाम ये पारदर्शिता से होगा, कोई नकल नहीं होगी। और एक और, इस बार जो पेपर होगा वो बहुत टफ होगा। पिछली बार पेपर, जैसे मेरे टेस्ट सीरीज हैं, पिछली बार की टेस्ट सीरीज से ज्यादा प्रश्न नहीं आए थे, क्योंकि मेरा जो टेस्ट सीरीज का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। मैं टफेस्ट लेवल लेके चलता हूँ। चाहे मेरा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस प्री का जितने भी टेस्ट सीरीज चल रही है, स्कूल लेक्चरर है, रीट की है, सारों का लेवल बहुत टफ होता है। स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि सर इतना टफ लेकर चलो, इजी आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने इसका बहुत ज्यादा टफ लिया था और वहां प्रश्न बिल्कुल निम्न स्तर के प्रश्न थे, बहुत ही मतलब कोई लेवल ही नहीं था, सीधे सीधे प्रश्न थे, एक एक वर्ड के आंसर थे उनके, कोई डिस्क्रिप्टिव या डिटेल के साथ कोई भी प्रश्न नहीं था। तो इस बार आशा करता हूं कि मेरे टेस्ट सीरीज में से प्रश्न आएंगे, क्योंकि इस बार मेरे टेस्ट पेपर तैयार है, बस ऐप पर अपलोड करना है। इसके अलावा नगरपालिका अधिनियम पूरा ऐप पर है, पुराने वाली टेस्ट सीरीज है वो ऐप पर है, और नई टेस्ट सीरीज फिर लॉन्च करने जा रहा हूं, जो पुरानी और नई दोनों एक साथ करूंगा। वो अलग से नहीं होगी, पुरानी और नई वाली है वो दोनों एक साथ करूंगा। और उसके साथ करंट में रेगुलर करवा रहा हूं, इंडिया का करंट और राजस्थान का करंट। आज अपन तो ईओ वाला थोड़ा सा ढंग से देखना, मार्च में एग्जाम है, 5 महीने लगभग पड़े हैं, 5 महीने पड़े हैं, तो आप ढंग से करोगे। इस बार बड़ा मजा आएगा एग्जाम देने में, क्योंकि पेपर का जो लेवल होगा वो काफी उच्च स्तरीय होगा। क्योंकि पिछला जो पेपर है वो बिल्कुल ही कोई लेवल नहीं था उसका, फिर नकल हो गई, पद 111 ही थे टोटल कुछ। अब हो सके कि ये जो भर्ती है
चांस तो कम है, लेकिन जहां मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है वो कह रहे हैं कि इसमें अगर कुछ पद बढ़े हैं, कुछ पद और बढ़ेंगे, कुछ नए पद क्रिएट हुए हैं, तो वो उसमें शामिल करते हुए हो सके मे बी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ 5, 10, 15, 20 पद बढ़ाकर एक बार फिर दोबारा से इसके फॉर्म लिए जा सकते हैं, रीओपन हो सकते हैं, मे बी कह रहा हूं। तो अब चलो अपन बेरोजगारी दर की ओर चलते हैं, तो देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। 15 वर्ष, देखो इसको बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है कि 2023 में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति थे, उनकी जो बेरोजगारी दर थी वो 3.1% थी। कितनी? 3.1। कब? 2023 में। उससे पहले 21 में 4.2%, फिर 3.6% हो गई। इसका मतलब 2021 में 4.2%, 2022 में 3.6% और 2023 में 3.1%। यानी धीरे धीरे 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनमें बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो रही है। यानी अभी कितनी है? 3.1। अब इतना याद रखना। महिलाओं में बेरोजगारी दर 2021 में 3.4 थी, 22 में 3.3 घटी और 23 में 3%। यानी 3.4, 3.3 और 3.4, 3.3 और 3% कम हो रही है धीरे धीरे बेरोजगारी दर। 3.4%, 3.3% और 3%। किसमें? महिलाओं में। तो ओवरऑल महिलाओं में देखो 15 वर्ष से अधिक की कितनी है? 3.1%। और महिलाओं की कितनी है? 3%। महिलाओं की कितनी है? 3% है। पुरुषों में बेरोजगारी 2021 में 4.5% थी, फिर घट करके 3.7% हुई, फिर घट करके 23 में 3.2% हुई पुरुषों की, जिसमें महिलाएं नहीं है। तो अगर एक बार देखें कि जो 15 वर्ष से अधिक की है वो 3.1% है, महिलाओं की कितनी है? फीमेल की कितनी है? 3% है। और मेल की कितनी है? मेल की है 3.2%। यानी है तीनों की तीनों 3% के आसपास। 15 वर्ष से अधिक की कितनी है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों है? 3.1%। महिलाओं की कितनी है? 3%। ये देखो 3%। और पुरुषों की कितनी है? 3.2%। शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी, शहर और ग्राम क्षेत्र में बेरोजगारी कितनी है? 2021 में गांवों में 6.5% लोग बेरोजगार थे। 2021 में 6.5% लोग हैं वो बेरोजगार थे। कब? 2021 में। फिर 2022 में 5.9% बेरोजगार हुए। यानी बेरोजगारी में फिर क्या आ रही है? गिरावट आ रही है शहरी क्षेत्र में। 6.5 से 5.9 और 5.9 से 5.2%। 6.5% कब? 21 में। 22 में 5.9, 23 में 5.2। किसकी? शहरी क्षेत्र की। शहरी क्षेत्र की किसकी? सारों की, स्त्री और पुरुषों की। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में देखो, शहरी क्षेत्र में क्या थी? ये ग्रामीण क्षेत्र की। शहरी क्षेत्र की कितनी थी? एक की देखो। चलो इसको देखते हैं पहले। ग्रामीण क्षेत्र की कितनी?
3। देखो शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कम है। ग्रामीण क्षेत्र में 22 में 2.8%, ग्रामीण क्षेत्र में 2023 में 2.4%, यानी 3-3, 2.8 और 2.4 ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में कितनी थी? 6.5, 5.9, 5.2। यहाँ कितनी है? 3, 2.8, बहुत उससे भी आधी है। यानी देखो ये रूरल की है, ये अर्बन की, कितनी? 6.5%, लगभग आधी से कम है, आधी के आसपास है। इसकी 5.9% और इसकी 5.2%, अर्बन और रूरल की। लगभग आधी है, 0.1% का अंतर है। ये लगभग आसपास ही है आधी की। और ये देखो ये भी 5.2 है, ये 2.4 है। ये ग्रामीण की है और ये शहरी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, सेंटर फॉर, अब प्रश्न आएगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार 2024 में देश में कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर थी? बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 7.8%, 7.8% बेरोजगारी दर है। इसके अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 7.8% बेरोजगारी दर थी 2024 में। अगस्त 2024 में 8.5% से कम रही। अगस्त 2024 में देखो, सितंबर में कितनी बता रहे हैं? ये सितंबर महीने की बता रहे हैं, कितनी? 7.8% बेरोजगारी दर। और उससे पहले कितनी थी? 8.5% थी। तो अगस्त में 8.5% रही है, अगले ही महीने 7.8% हो गई, यानी घट गई है। अगस्त में ज्यादा थी, सितंबर में कम हो गई। 2018 से 24 के बीच, यानी इन 6 सालों में बेरोजगारी दर औसतन 8.17% रही, जिसमें कोविड भी शामिल है, कोविड का इफेक्ट भी शामिल है। 2018 से लेकर के 2024 तक जो हमारी देश की बेरोजगारी, औसत बेरोजगारी दर थी, वो 8.17% थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और पिछले अगस्त में कितनी थी? 2024 में अगस्त में कितनी थी? 8.5। सितंबर में कितनी हुई? 7.8%। और 2018 से लेकर 24 तक कितनी रही? 8.17। अप्रैल 2020 में 23% अपने, ये इंपॉर्टेंट है, देखो 2020, देखो कोविड मैंने बताया था कि कोविड की वजह से हुआ, तो अप्रैल 2020 में क्या है? उच्चतम स्तर पर थी, यानी 23.50% बेरोजगारी दर थी, जो बाद में धीरे धीरे कम हो गई। और सितंबर 2022 में 7.40%, रिकॉर्ड निम्न स्तर पर थी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो पूछ ले कि 2020 से लेकर 2024 तक सबसे निम्न बेरोजगारी दर कौन से वर्ष में या कौन से महीने की कौन से वर्ष में रही? तो सितंबर 2022 में बेरोजगारी दर है वो अपने निम्न स्तर पर थी, 6.40। और देश की जो अभी की है वो कितनी है? लगभग 8.7% है। अभी की 8.7% है वर्तमान। अब अगर अक्टूबर की देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2024 में
विश्व की जो बेरोजगारी दर है वो 4.9% होगी, उन्होंने अनुमान लगाया है। फिर उन्होंने बाद में क्या किया, उस अनुमान को वापस संशोधित किया और कहा कि नहीं 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 नहीं, हमने थोड़ा कम बताया है, इससे थोड़ी ज्यादा ही रहेगी। तो कि कितनी रहेगी कि 5.2% के आसपास रहेगी। कितनी? 5.2% के आसपास रहेगी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार। यानी 5.2 ध्यान रखना संशोधित है, और इससे पहले 4.9% का कहा था। अब ये एक टॉपिक है, पिछला जो बजट था 24-25 का, उस बजट के दौरान एक टैक्स है जो हटा दिया गया था, जिसको कहते हैं एंजल टैक्स। एंजल टैक्स 2011-12 में लगाया था, 2011-12 में लगाया था। ये एक प्रकार का आयकर है, आयकर है। तो कि ये किस पे लगता है? ये जो ऐसी कंपनियां जो नया स्टार्टअप देना चाहती हैं, कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहती है, नई इकाई स्थापित करना चाहती है, और वो अपने निवेश, अपना जितना निवेश कर रही है, यानी जितने मूल्य का, जितने वैल्यू का इकाई स्थापित करना चाहता है, उसके बराबर वो मार्केट से पैसे लेते हैं, यानी जनता से अल्प बचत को प्राप्त करते हैं। तो जैसे मान लो किसी की कीमत, किसी नए स्टार्टअप की जो कीमत है वो मान लो 2 करोड़ रुपए है, और उसको 2 करोड़ रुपए निवेशकों से चाहिए। उन्होंने इश्यू जारी किया, आईपीओ जो भी जारी किया, उन्होंने मार्केट से पैसे लिए, और पता चला कि मार्केट से 2 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अब उनकी इकाई का वैल्यू कितनी है? 2 करोड़ है, जबकि उनको पैसे कितने प्राप्त हुए? 2.5 करोड़ हुए। तो वो जो 2.5 करोड़ ऊपर के जो 50 लाख है, उस पर एक टैक्स लगाया गया था, उसी को कहते हैं एंजल टैक्स। उसको 2024-25 में समाप्त कर दिया गया, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT एंजल टैक्स को खत्म करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि एंजल टैक्स है वो खत्म कर दो, तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया 2024-25 में। क्यों लगाया गया था इसको? मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 2012 में लगाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी को रोकने के लिए लगाया गया था। किसके तहत लगाया गया था ये? कि जो आयकर अधिनियम 1961 है, उसकी धारा 56(2) के तहत, 56(2) के खंड 7B के तहत इसको लगाया गया था। ध्यान रखना, कर लगाया गया था। एंजल टैक्स गैर सूचीबद्ध कंपनियां या स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त राशि पर लगाया जाता है। यानी गैर सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं उनके पर, उन पर लगता है, या स्टार्टअप्स द्वारा वसूली गई राशि, पूरी राशि नहीं, अतिरिक्त राशि। जैसे मैंने बताया था पहले कि कोई कंपनी है, वो अपने कोई नया स्टार्टअप देना चाहती है, और उस पर मान लो उसको 3 करोड़ रुपए चाहिए, और उसने बाजार से वो राशि प्राप्त की निवेशकों से। तब उन्होंने क्या किया कि 3 करोड़ की जगह उनको 4 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए। तो जो अतिरिक्त राशि 1 करोड़ है, उस पर ये लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये पूछ सकते हैं एंजल कर क्या है, एंजल टैक्स क्या है? ये आयकर है, एक तरह से आय हुई है ना, यदि भी उनको वापस देना पड़ेगा आपको, लेकिन एक बार तो उनको आय हुई है। ये मैंने क्लास के शुरू में बताया था, ये ऐप है जहां पे आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। स्कूल लेक्चरर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड के लिए, RSP के लिए, EO के लिए, और यहाँ पर
आरपीएससी के पुराने सारे पेपर 2011 से लेकर के 2024 तक सभी पेपर आपको टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसी ऐप पर मेरी जो ऑफलाइन क्लासों की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जिसमें मेरी ऑफलाइन क्लासें लगती हैं वही है जो इस ऐप पर उपलब्ध है। तो फिर बता रहा हूँ मैं ईओ के लिए फिर टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, नए सिरे से टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। पिछली बार किया था वो मैंने कंप्लीट टेस्ट किया था पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। इस बार मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ। इस बार सारा का सारा टॉपिक वाइज टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, ऑनलाइन भी होंगे और मेरे सेंटर पर ऑफलाइन भी होंगे।